नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से माई पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों हम लोग जो एथिक्स के क्वेश्चंस मेंस के क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हम लोगों का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हो गए थे। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 बी। और ये एथिक्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे सॉरी विवेकाधीन शक्ति अपने आप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह दुरुपयोग की अत्यधिक संभावना उत्पन्न करती है। भारत में प्रशासन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे विवेकाधीन शक्ति, यानी यहाँ पे आप लोग इस इंग्लिश देख सकते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर बाय इटसेल्फ इज नॉट प्योर एविल बट गिव्स मच रूम फॉर मिसयूज डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। 150 वर्ड में लिखने हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हम लोग को पहले विवेकाधीन शक्ति एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक पैरा। उसके बाद उसमें अपने आप में बुराई नहीं है, लेकिन यह दुरुपयोग की अत्यधिक संभावना उत्पन्न करती है। तो इसकी सकारात्मक पहलू नकारात्मक पहलू बताएंगे, और जो दुरुपयोग के अत्यधिक संभावना उत्पन्न करती है तो इसके संदर्भ में हमने भारत में प्रशासन के संदर्भ में चर्चा करनी है। तो आइए देखते हैं। इसमें पहले विवेकाधीन शक्ति है। तो विवेकाधीन शक्ति वह शक्ति है जो कुछ स्थितियों में निर्णय लेने की अनुमति है। तो जो खुद का विवेकाधीन शक्ति होता है किसी प्रशासनिक अधिकारी का, तो किसी आपके यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ कानून मौन हो या लागू नहीं किया जा सकता है। तो विवेकाधीन शक्तियाँ वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे कोई ऐसा कार्य हो गया हो जहाँ पे उसके लिए उसमें कानून वहाँ पे मौन है, यानी कि चुप है, उसमें कानून में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है या उसको लागू नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी क्या करेगा, वो अपनी विवेकाधीन शक्तियों का यूज़ करके वहाँ पे निर्णय दे सकता है। यह न तो बुरा है और न ही पूरी तरह अच्छा है। तो ये विवेकाधीन शक्तियाँ न ही बुरा है, ये बुरा भी नहीं है और पूरी तरह से ये इसको अच्छा भी नहीं कह सकते। यह एक दो-धारी तलवार की तरह है। तो इसके अगर सकारात्मक पहलू की हम लोग बात करें तो जनहित में उपयोग, विवेकाधीन शक्तियाँ जनहित में उपयोग के लिए की जा रही हैं। तो यदि विवेकाधिकार का उपयोग जनहित के लिए किया जाता है तो वह बहुत उपयोगी हो सकता है। तो सकारात्मक पहलू में अगर ये विवेकाधिकार की जो शक्ति है वो सकारात्मक जनहित के उपयोग के लिए है तो बहुत ये अच्छी होगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एक नौकरशाह एक गरीब महिला का खोए हुए दस्तावेज की आवश्यकता की अनदेखी। एक गरीब महिला है, उसकी जो दस्तावेज होते हैं राशन कार्ड बनाने के लिए, उसके पास वो खो गए हैं नहीं है, लेकिन वो बहुत गरीब है, तो उसकी दस्तावेज की आवश्यकता की अनदेखी करके उस महिला को राशन कार्ड आवंटित करा सकता है। तो ये क्या है, एक ये जनहित में कार्य किया गया उनकी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करके। दूसरा है संवैधानिक विवेकाधिकार। राज्यपाल को त्रिशंकु विधानसभा के मामले में चुनने की संवैधानिक विवेकाधिकार सरकार में निरंतरता सुनिश्चित करता है। तो जो किसी किसी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी राज्य में त्रिशंकु विधानसभा बन जाती है जिसमें किसी भी पार्टियों को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। तो ऐसे में त्रिशंकु विधानसभा होती है, तो ऐसे में राज्यपाल के अपनी विवेकाधिकार शक्ति यूज़ करके अ, उसको उस संवैधानिक विवेकाधिकार सरकार में निरंतरता सुनिश्चित करता है। और तीसरा अगर हम लोग देखें तो लाल फीताशाही पर अंकुश। जैसे मैक्स वेबर के अनुसार यह लाल फीताशाही को रोकने में मदद कर सकता है। नियमों का अत्यधिक पालन रचनात्मकता को रोकता है और अरुचि पैदा करता है। तो ये लाल फीताशाही पर अंकुश लगाता है। और इसके अगर हम लोग नकारात्मक पहलू देखें, तो नकारात्मक पहलू के बारे में अगर बात करें तो ये दुरुपयोग की संभावना हो सकती है इससे। यानी अगर देखें तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का उल्लेख है विवेकाधिकार, एकाधिकार और भ्रष्टाचार। इसमें अपने विवेकाधिकार को प्रयोग करके कोई गलत निर्णय, अपने पक्ष में या किसी
दूसरे के पक्ष में दे सकते हैं। एकाधिकार इस तरह से एक एकाधिकार स्थापित हो जाएगा और भ्रष्टाचार तो बढ़ ही जाएगा। किसी भी लॉ कानून के अनुसार ना चल के वो अपने विवेक की शक्तियों का प्रयोग करने लगेगा, तो जो उसे मन में आएगा वो करेगा। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग जैसे किसी रिश्तेदार को कॉन्ट्रैक्ट देना, सेवा की गुणवत्ता से समझौता होगा। अब इसका विवेकाधिकार शक्ति का मिसयूज़ कैसे होगा कि उसके किसी अधिकारी के रिश्तेदार हैं, वो उनके अपने रिश्तेदार को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है किसी चीज़ का पुल बनाने का। तो अब वो उसमें क्या करेगा, वो गुणवत्ता से समझौता हो जाएगा, क्योंकि वो उस अपने रिलेटिव से जाके ये नहीं पूछ सकता कि आपने इतना कौन-सा मटेरियल यूज़ किया है, क्या किया है। तो इस प्रकार से उस पुल की गुणवत्ता में क्या हो जाएगा, गुणवत्ता में क्या हो जाएगा, एक कमी आ जाएगी और ये एक कॉन्ट्रैक्ट देना जहाँ पे सेवा की गुणवत्ता से समझौता हो जाएगा, क्योंकि वो उसका रिलेटिव है, उसे बार-बार वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर इसका दुरुपयोग हो सकता है विवेकाधीन शक्तियों का। व्यक्तिगत कारणों से समझौता करना, जैसे व्यक्तिगत कारणों से समझौता करने की बात यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्तिगत कारणों से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक निर्दोष व्यक्ति का उत्पीड़न। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक पुलिसकर्मी है, वो अपने व्यक्तिगत कारणों से वो किसी गरीब व्यक्ति को, किसी निर्दोष व्यक्ति को वो उत्पीड़ित करता है, तो ये उसका अपने व्यक्तिगत हित के लिए, तो ये व्यक्तिगत कारण से समझौता करना है। सामान्य भलाई को नुकसान, जैसे कि मिलीभगत, भ्रष्टाचार। सामान्य भलाई का यहाँ का नुकसान से मतलब है कि कोई कार्य समाज में हो रहा है, उसकी सबके लिए समान भलाई उससे होगी, लेकिन उस अधिकारी ने, उस वहाँ के लोगों ने अधिकारियों से मिलके मिलीभगत करके उसमें भ्रष्टाचार कर ली, तो उसमें जो समाज में कार्य हो रहे हैं उसमें क्या होगा, उससे नुकसान हो जाएगा। तो राजनीतिक दबाव, अपने हितों को पूरा करने के लिए विवेकाधिकार का उपयोग। और राजनीतिक दबाव में किसी विधायक, किसी सांसद के दबाव में वो अधिकारी उनके दबाव में अपने विवेकाधिकार शक्ति का यूज़ करके कि हम यहाँ पे अपने विवेकाधिकार से हम ये निर्णय ले रहे हैं, तो इससे इसका दुरुपयोग हो जाएगा। वोहरा समिति के अनुसार पुलिस राजनेता गठजोड़। वोहरा समिति में उसने वोहरा समिति एक बनी थी, उसमें वोहरा समिति ने एक ये दिया था कि पुलिस और राजनेता का गठजोड़ होता है। तो इस तरह हम लोगों ने इसका नकारात्मक पहलू देखा, विवेकाधीन शक्तियों का सकारात्मक और नकारात्मक पहलू, और विवेकाधीन शक्ति क्या है, कैसे है। और इसके अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो इसमें देखा जाए तो संतुलन की आवश्यकता है। विवेकाधिकार को यथासंभव समाप्त किया जाना चाहिए और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। तो विवेकाधिकार को यथासंभव जहाँ तक हो सके उसको समाप्त कर देना चाहिए और प्रभावी ढंग से इसको एक रेगुलेटरी के माध्यम से उपयोग किया जाना चाहिए। विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। अगर आप विवेकाधिकार का जहाँ यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेहिता आपकी सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाएगी। विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और मानदंड स्थापित किए जाने चाहिए। तो विवेकाधिकार आप कहाँ, किस मुद्दे पर अपने विवेकाधिकार का यूज़ करके, अपने विवेकाधिकार शक्ति का यूज़ करके आप किसी निर्णय पे पहुंच सकते हैं, इसका एक मानदंड स्थापित करने की ज़रूरत है। विवेकाधीन शक्ति एक आवश्यक उपकरण है, लेकिन उनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, इसलिए उनका उपयोग सावधानी और जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। तो विवेकाधीन शक्ति यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि विवेकाधीन शक्ति क्या है, एक आवश्यक उपकरण तो है, जहाँ पे हमारा कानून मौन हो जा रहा है, जहाँ पे उसको उस रूल को हम लागू नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके हम उस पे उस निर्णय पे पहुँचते हैं। तो ये एक आवश्यक निर्णय लेने के लिए एक आवश्यक उपकरण तो है, लेकिन उनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है अपने पक्ष में या अपने लोगों के हितों के लाभ पहुँचाने के लिए, और उसमें समाज के हितों को कम कर दिया जा सकता है। तो इसीलिए उनका उपयोग सावधानी और जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। तो ये विवेकाधीन शक्तियों पे एक एथिक्स का क्वेश्चन था, तो जिसको हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन द एथिकल इशू इन्वॉल्व इन स्पेंडिंग गवर्नमेंट फंड
फॉर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एंड पब्लिसिटी। तो विज्ञापन अभियानों और प्रचारों के लिए सरकारी धन खर्च करने में शामिल नैतिक मुद्दों का स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे जो विज्ञापन होते हैं, उनके अभियान होते हैं, जो प्रचार होते हैं, उसमें से क्या सरकारी धन खर्च करने में शामिल नैतिक मुद्दों को स्पष्ट कीजिए। क्या सरकारी धन उसमें खर्च करने चाहिए? तो उसी नैतिक मुद्दों का को स्पष्ट करना है हमें यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहले कि ये करंट से रिलेटेड है या कैसे है, और इसके नैतिक मुद्दे क्या हो सकते हैं, और प्रचार के सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू देखेंगे, और आगे की राह क्या हो सकती है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। हाल ही में राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी योजनाओं के प्रचार और लोकप्रियता में करदाताओं के पैसे के उपयोग की खबरें मिलती हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कुछ जो कोई भी गवर्नमेंट में होता है किसी भी राज्य में या सेंटर स्टेट में, तो उनकी बहुत बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंगें, ये सब प्रचार के लगते हैं, वो अपने घर से थोड़ी ले आते हैं, वो तो जनता के करदाताओं का पैसे से ही इस होर्डिंग और प्रचार के जो भी टीवी न्यूज़ चैनलों पे दिखते हैं। तो इसके हाल ही में राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी योजनाओं के प्रचार, अब सरकारी योजनाओं के माध्यम से कि हम ये योजना लॉन्च कर रहे हैं, उसके माध्यम से वो बड़ी-बड़ी होर्डिंगें बनवा के लगवा दी, और ये सब, तो इसमें तो पैसा तो लगेंगे, और पैसे वो कहाँ से आएँगे? जो करदाता हैं, करदाता देते हैं, और उस स्कीम के माध्यम से कि ये हम इस स्कीम में इतने पैसे लगा रहे हैं, और उस स्कीम के माध्यम से वो अपनी इतनी बड़ी-बड़ी होर्डिंगें अपने पार्टी के प्रचार के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे अगर इसका नैतिक मुद्दे देखा जाए, तो लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध सरकार केवल जनहित की सेवा के लिए ज़िम्मेदार है। तो इसमें अगर हम लोग देखा जाए, तो जो लोकतंत्र की भावना के ये विरुद्ध है, जो अ, विज्ञापन अभियानों में जो सरकारी धन खर्च हो रहे हैं, तो इसके लिए लोकतंत्र की भावना के ये एक विरुद्ध है, क्योंकि सरकार केवल जनहित की सेवा के लिए जिम्मेदार है। जो सरकार बनती है वो जनता की सेवा के लिए बनती है, ना कि इन सब चीज़ों में संलिप्त होने के लिए। इसलिए यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। इसलिए क्या है, यह एक लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, जो सरकारी धन विज्ञापनों पर और पर्सनल प्रचारों पर खर्च करना, पार्टी के प्रचारों पर। निधियों का दुरुपयोग, जो निधियाँ होती हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग के लिए जो फंड अलॉटमेंट होते हैं, शिक्षा विभाग के लिए फंड अलॉटमेंट होते हैं, गरीबों के उत्थान पर खर्च किए जाने वाले धन का दुरुपयोग होता है। तो इससे ये एक निधियों का दुरुपयोग होगा। जवाबदेहिता और पारदर्शिता की कमी है। राजनेता को लोकप्रियता और पूजा को बढ़ावा, योजनाओं की अच्छाई को बढ़ा चढ़ाकर आम पाठक के विचारों का एकाधिकार करता है। यानी अपनी योजनाओं को प्रचार के माध्यम से इतना लोगों में चारों तरफ होर्डिंग बोर्ड, न्यूज़ चैनलों पे और सोशल मीडिया पे इतना अपने कामों की अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ाकर इतना दिखाएँगे, इससे आम जो पाठक होते हैं, आम जो रीडर्स होते हैं, उनके विचारों को एकाधिकार करता है, और उन्हीं की तरफ उनकी मानसिकता, जब जहाँ भी जाओ वहाँ उन्हीं की होर्डिंग दिखेगी, तो एक ये उनकी मानसिकता बदलती है। तो प्रचार के अगर सकारात्मक पहलू देते होंगे, तो ऐड का सकारात्मक पहलू भी है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत गलत है और इसके मुद्दे नेगेटिव हैं। इसमें योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। अगर सरकार की कोई नई स्कीम है जो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उसके लिए वो होर्डिंग बनवाए, उसके लिए पैसे पैसे खर्च करें, लेकिन उसमें स्कीम की जानकारी हो, ये ना कि पार्टी का प्रचार हो, पार्टी के सिंबल हो, पार्टी के ये सब। तो ये योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करता है। प्रचार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान लिंगानुपात में सुधार करने में सफल रहा है। तो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एडवर्टाइजमेंट हुआ पिछले कुछ वर्षों में, तो इससे एक लिंगानुपात में क्या सुधार देखने को मिला है। तो ये प्रचार का एक सकारात्मक पहलू है। आगे की रा आगे की राह की बात करें, तो उचित शोध के माध्यम से अभियानों की उपयोगिता को पहले से आकलन करना होगा। तो उचित यानी उचित शोध, यानी कि लोग समाज में जाएँ, सरकार के यूपी या कोई भी राज्य स्तरीय गवर्नमेंट जो है, सरकार है,
वो उसको उस पे शोध करवाए, रिसर्च करवाए के माध्यम से जो भी अभियानों की उपयोगिता है, कोई भी स्कीम की उपयोगिता है, वो पहले से उसका आकलन करे और फिर जाके उस चीज़ का प्रचार करे, प्रसार करे। किसी पार्टी या व्यक्ति का प्रचार करने से बचे और गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि वो जनहित में कार्य करे, अपनी पार्टी के लिए उस समय प्रचार प्रसार ना करे। वो जब वो चुनावी मुद्दे आए तो उस समय वो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन जब जनहित के कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे वो बस स्कीम के बारे में वहाँ पे उस होर्डिंग, उस प्रचार में जानकारियाँ होनी चाहिए। विज्ञापन केवल सामान्य हितों की सेवा के लिए और सुशासन के तर्ज पर होने चाहिए। तो विज्ञापन केवल क्या होना चाहिए? सामान्य हितों को सेवा के लिए और सुशासन की तर्ज पर होने चाहिए, जिसमें पार्टियाँ अपने पैसे खर्च करके विज्ञापन कर सकती है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है कि जो सरकारी धन खर्च करते हैं विज्ञापनों पर, अभियानों पर और प्रचारों पर, इसका लघुकरण ही होना चाहिए। लघुकरण या क्या बिल्कुल समाप्त होना चाहिए, केवल जनहित के कार्यों के लिए, जनहित की सेवाओं के लिए सुशासन के तर्ज पर होने चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने इस एथिक्स के 2 क्वेश्चनों को देखा। पहला क्वेश्चन हम लोग का था विवेकाधीन शक्ति पे, उसके दुरुपयोग, उसके सदुपयोग और उसकी से भारत में प्रशासन के संदर्भ में क्या आगे की राह होगी और इसमें और यहाँ पे विज्ञापन अभियानों में जो सरकारी धन खर्च हो रहा है, उसके बारे में इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है। हर क्वेश्चन के 3 से 4 पार्ट हैं। जैसे इस क्वेश्चन में विज्ञापन के बारे में हमें बताना पड़ा। सरकारी धन जो खर्च हो रहे हैं उसके बारे में प्रचार-प्रसार में और इसके नैतिक मुद्दे क्या हैं सरकार के, तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा राजनीतिक तटस्थता की अवधारणा की व्याख्या करते हुए प्रशासन में इनके महत्व की विवेचना कीजिए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि कैसे केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली सिविल सेवा में राजनीतिक तटस्थ सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस पे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।